स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दिस इज सत्यभामा चंद्रा फ्रॉम एपीएसएम कॉलेज बरौनी, बेगूसराय, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो पिछले क्लास में हमने व्यक्तित्व की बहुत ही सामान्य चीज़ों पर बात की थी। तो आज हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनालिटी जो शब्द है उसका हिंदी व्यक्तित्व होता है, ये आप सब जानते हैं। तो ये पर्सनालिटी वर्ड जो है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। ठीक है। तो प्राचीन समय में रोमन लोग जो थे, जब वो थिएटर में या कहीं रंगमंच पर परफॉर्मेंस करते थे, उस टाइम वो एक मुखौटा या नकाब लगा लेते थे, जिससे कि उनका वास्तविक जो रूप है, जो उनका स्वरूप है, वो ना दिखे। तब ये पर्सनालिटी का जो अर्थ है, तो ये बाहरी वेशभूषा या दिखावे के आधार पर उस समय समझा जाने लगा। लेकिन ये चूँकि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था, इसलिए इस परिभाषा को बहुत दिनों तक मान्य नहीं रखा गया। ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे पर्सनालिटी की जो परिभाषा थी वो चेंज होती चली गई। तो सारी परिभाषाओं पर बात करना पॉसिबल नहीं है। तो हम किसी एक मान्य परिभाषा जो काफ़ी लोकप्रिय थी, काफ़ी अप्रूवल हुई ये परिभाषा, तो ये परिभाषा पे हम बात करेंगे। तो वो गोल्डन आर्कोट के थ्रू 1937 में दी गई थी। ये परिभाषा थी कि पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical system of that determine his unique adjustment to his एनवायरनमेंट। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है आलपोर्ट के थ्रू, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखिएगा कि जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट जो है वो है साइकोफिजिकल सिस्टम। तो साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब है कि इसमें दो पॉइंट्स है, एक साइकोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल। तो साइकोलॉजिकल का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक गुण होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें कुछ जो मनोवैज्ञानिक गुण है जिसको ट्रेट कहा जाता है, आलपोर्ट ने इसको ट्रेट नाम दिया है। तो ट्रेट क्या क्या होते हैं? हमारे हैबिट होते हैं, इंटेलेक्ट होता है, कैरेक्टर होता है, टेम्परीमेंट होता है, सेंसेशन, अवेयरनेस, और इस तरह के जितने भी साइकोलॉजिकल ट्रेट होते हैं उन सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। और दूसरा जो पॉइंट है फिजिकल, इसका अर्थ ये है कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिस पर हमारा बॉडी जो है फंक्शन करता है। उस ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर, हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। तो इससे हमारी, इसका अर्थ ये है कि ये साइकोलॉजिकल और ये फिजिकल दोनों मिलकर हमारी पर्सनालिटी को बना रहे हैं। ठीक है। तो इससे दोनों मिलकर हमारी जो पर्सनालिटी बनी, उसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें किसी भी चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था? साइको फिजिकल सिस्टम, और दूसरा पॉइंट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि हमारी जो पर्सनालिटी बनी है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स से, फिजिकल एलिमेंट्स से, उसमें परिवर्तन की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसमें 3 क्वालिटीज़ है। पहला क्वालिटी क्या है कि वो पंक्चुअल है, दूसरा क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा है कि व्यक्ति ऑनेस्ट है। ठीक है। तो ये 3 साइकोलॉजिकल उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इसमें अगर ये जो एलिमेंट्स हैं उसमें अगर मान लीजिए किसी भी एक में अगर चेंजिंग आ गया, हो सकता है कि पर्सन जो है 2 महीने के बाद उसकी कहीं जॉब हो जाती है, कहीं नौकरी लग जाती है। तो पर्सन में 2 क्वालिटीज़ होती है। मान लीजिए कि वो रिस्पॉन्सिबल भी रहता है और दूसरा वो पंक्चुअल भी होता है, लेकिन सम टाइम्स के बाद वो हो सकता है कि डिसऑनेस्ट हो जाए, 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद डिसऑनेस्ट हो जाए। तो इसका अर्थ क्या है कि उसमें जो ऑनेस्टी की जो क्वालिटी थी वो डिसऑनेस्टी में कन्वर्ट हो गई। तो इसी सेंस में पर्सनालिटी को डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। और ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ यह है कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं सब का एक संगठित रूप देखने को मिलता है। ठीक है। तो उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक
अनदर सेंस में भी कहा जाता है कि पर्सनालिटी कैसे डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे एक एबनॉर्मल पर्सन जो होता है उसमें जो ये साइकोलॉजिकल ट्रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक नहीं होता है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन में ये सारी जो चीज़ें होती हैं सिस्टमेटिक ढंग से होती हैं, जिसके वजह से हम किसी पर्सन को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो ये जितने भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से उसकी पर्सनालिटी एबनॉर्मल कहलाती है। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। तीसरा है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन टू हिज एनवायरनमेंट। तो ये तीसरा जो पॉइंट है इससे पता चल रहा है कि हर पर्सन जो होता है यूनिक होता है। ये पिछले क्लास में भी हमने कहा था कि हर किसी की पर्सनालिटी जो है बिल्कुल इंडिविजुअल और यूनिक होती है। तो ये जो यूनिकनेस है इसके वजह से क्या होता है कि हर पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने टेम्परीमेंट के बेस पे, अपने जो भी नॉलेज है उसके बेस पे, और जो भी उसका थॉट प्रोसेस है उसके और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर किसी भी चीज़ को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन हो, उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम खुद एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड हो गई। तो यानी कि हर पर्सन जो है सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग टैकल करता है, उसको हैंडल करता है और तब उसमें एडजस्ट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। लेकिन आलपोर्ट ने एक और चीज़ में ऐड किया है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। ये किस चीज़ में होती है? जैसे ऊपर हमने कहा कि ट्रेट जो होता है साइकोलॉजिकल ट्रेट, तो इसमें जो ट्रेट का मतलब होता है, जो सामान्य भाषा में हम जिसको गुण कहते हैं, वही साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सील गुण या ट्रेट कहा गया है। तो ट्रेट में ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। यानी कोई भी अगर गुण हमारे अंदर है तो उसमें अगर 2 चीज़ें अगर नहीं हो तो उसको हम सील गुण नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले एग्जाम्पल को ही हम ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन में ऑनेस्टी का क्वालिटी है, ठीक है। तो ऑनेस्टी जो है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति किसी एक वर्क में अगर ऑनेस्टी दिखला रहा है तो उसको दूसरे वर्क में भी ऑनेस्टी दिखलानी चाहिए। और ये जो ऑनेस्टी का जो गुण है उसके अंदर, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसने ऑनेस्टी दिखलाई, फिर कल नहीं दिखलाई, फिर परसों दिखलाई। तो ऐसा होने पर उसको हम सील गुण या ट्रेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसमें ये तो हो गया कंसिस्टेंसी की बात। और दूसरा है स्टेबिलिटी। यानी हो सकता है कि व्यक्ति कंटिन्यूसली 1 मंथ तक वो ऑनेस्ट बना रहे, लेकिन 2 साल या 1 साल के बाद व्यक्ति क्या है कि वो डिसऑनेस्ट हो जाए या किसी और चीज़ में उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए। तो यानी स्टेबिलिटी नहीं है, तब वो ऑनेस्ट था और अभी उसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सीलगुण कहलाने के लिए कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है और स्टेबिलिटी भी। तो इस पर आलपोर्ट ने काफ़ी जोर दिया था। तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर हुए पर्सनालिटी के संबंध में। पहला पॉइंट है साइकोफिजिकल सिस्टम, दूसरा है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, और चौथा है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। ये ट्रेट के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये परिभाषा से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि 1961 में आलपोर्ट ने इस परिभाषा को चेंज किया था। यानी कि यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट के जगह पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट को इंक्लूड किया था। तो ये कुछ माइनर चेंजिंग किया था आलपोर्ट ने, और तब ये डेफिनेशन दी गई पर्सनालिटी के संबंध में। तो आई होप बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो बात की उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पर्सनालिटी जो है किस शब्द से बना है, ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप क्या है, पर्सनालिटी की टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि सबकी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होती है। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो किस कैटेगरी में आती है, और प्राचीन समय में पर्सनालिटी को किस तरह परिभाषित किया जाता था, कैसे लोग समझते थे, और आज के आधुनिक युग में पर्सनालिटी को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching.